नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का पेपर यानी 6 फरवरी को होने वाला है, ठीक है ना। हमने तो पिछली वीडियो में प्रश्न पत्र आपको दिखा दिया रहा, बाकी इस वीडियो में भी आप प्रश्न पत्र देखेंगे और साथ ही पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। पूरे पेपर का, ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न क्रमांक 4 तक के ऑब्जेक्टिव का हमने बता दिया, नहीं, आपको पूरे पेपर का देखना मिलेगा, ठीक है ना। चाहे बड़े क्वेश्चन है चाहे छोटे क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ पूरा देखते रहिएगा वीडियो को और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि सबका भला हो जाए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे यदि नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक बार यहाँ देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, अंक 80, समय 3 घंटा, ठीक है ना। वही कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो आपका सही विकल्प चुनिए का आया रहा, पहला है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा एलपीजी का दहन यानी बी नंबर। दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बर्फ का पिघलना, ठीक है ना, सी नंबर, बर्फ का पिघलना। फिर थर्ड है सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। फिर फोर्थ नंबर है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ये अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको ऐसे वीडियो से नहीं देखना है, मतलब कि, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सीधा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मिलता है तो वहाँ वैसे अभी डाला नहीं है, पर यहाँ डल जाएगा, ठीक है ना। पर अभी छोड़िए, अभी आप देखिए क्या कि वहाँ अभी नहीं डाला है। फिर यहाँ 5वां नंबर है पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का pH मान होता है। इसका उत्तर होगा 7 से कम, ठीक है ना, यानी वो अम्ल होते हैं 7 से कम, क्योंकि वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे उदर में। फिर 6वां नंबर है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल यानी बी नंबर, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर प्रश्न क्रमांक 2 रहा रिक्त स्थान की पूर्ति, पहला नंबर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। इसका सामान्य नाम पता है क्या है, इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ठीक है। इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। फिर दूसरा नंबर है सिरके में ब्लैंक अम्ल उपस्थित होता है। इसका उत्तर होगा सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। फिर थर्ड नंबर है धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की ब्लैंक होती हैं। तो धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है, धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। फिर चौथा नंबर है सर्वाधिक क्रियाशील धातु ब्लैंक होती है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु किसे माना गया है, सोडियम को माना गया है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ क्या बोला गया, सर्वाधिक क्रियाशील धातु, हाँ, सोडियम होती है, ठीक है। बाकी यदि आपको कुछ और उत्तर भी लगता है, कुछ और भी आप लिख सकते हैं, बाकी हमको तो सोडियम ही लग रहा है। फिर 5वां नंबर है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्लैंक होती है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्रोमियम होती है। और यदि धातु पूछा जाएगा तो यहाँ पास क्या होगा आपको पता होना चाहिए, पारा होगा। अभी आगे शायद पूछा भी गया है मैच द कॉलम में, ठीक है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर 6वां नंबर है यहाँ स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ ब्लैंक तत्व मिला होता है, ठीक है। इसके साथ निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज ये सब मिला होता है। आप 3 चीज़ लिख दीजिए, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ सही जोड़ी मिलाइए। फिर आपको 2 कॉलम वही दिया जाएगा। पहला है देखिए द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर पारा। देखिए हमने बोला था ना कि आगे ये क्वेश्चन आएगा। फिर सेकंड नंबर है धातुओं के खींचने का गुण, इसका हो जाएगा तन्यता, ठीक है ना, धातु के खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। फिर तीसरा है धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण, इसका हो जाएगा आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता हो जाएगा तीसरे का। चौथा है कम क्रियाशील धातु, इसका हो जाएगा सोना एवं चांदी, ठीक है ना, कम क्रियाशील धातु सोना एवं चांदी। फिर 5वां नंबर है कार्बन की संयोजकता। तो इसमें यदि इधर साइड और कुछ होता है, यदि 6 ऑप्शन है तो आप उनमें 2 में इसको एक कर दीजिए, बाकी 5 ऑप्शन ही है, तो बस लास्ट जो बचता है वही कार्बन की संयोजकता परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। इसका यानी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का पारा, धातु को खींचने की गुण तन्यता, धातु को पीटकर चादर बनाने का गुण आघात वर्धनीयता, कम क्रियाशील धातु सोना एवं चांदी, कार्बन की संयोजकता परमाणु क्रमांक। यदि कोई और ऑप्शन नहीं है तो कार्बन की संयोजकता वाले प्रश्न के लिए, ठीक है ना।
फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 है, देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आ गया है। पहला है वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल, देखिए आप लिखेंगे वायुमंडल में कार्बन कण एवं गैस दोनों रूप में उपस्थित होता है। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो आप बस इतना लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, एक बार और सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। फिर दूसरा नंबर है खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली कब हो जाती है। ठीक है, इसका उत्तर होगा कि खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली तब हो जाती है जब ईंधन पर्याप्त ना हो। ठीक है, जब ईंधन पर्याप्त ना हो, इसका उत्तर होगा ईंधन पर्याप्त ना हो। आप बस इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर तीसरा नंबर है समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हाइलोजन तत्वों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समूह 17 के तत्वों को हाइलोजन तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। फिर चौथा नंबर है अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टक का नियम न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया और उनका एक नियम भी है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, इसी कहते हैं। तो अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया। 7वां नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन, जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। फिर यहाँ देखिए 8वां नंबर है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम बताइए। शायद यही होगा, तो इसका नाम होगा क्लोरीन। ठीक है, 287 यानी 17, परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो देखिए जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 था, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो उसका उत्तर आपके स्क्रीन के सामने, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे पूरे आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, इसीलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए उसके आगे का उत्तर नहीं लिखा है, उसमें एक और क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के परिपालन हेतु इन्हें संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 6 जो हमारा रहा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है ना, उसका उत्तर आपको पूरा दिया है इसमें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 7 रहा, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो सब कुछ आपके सामने है, आप देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि सब लोगों के पास ये पहुंच जाए। ठीक है ना, और प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जो और पेपर बचे हैं इंग्लिश का, वो सभी के सॉल्यूशन और पेपर आपको मिल सके। ठीक है ना, तो देखिए फिर आपका वही अब प्रश्न क्रमांक 7 आ जाता है, 7 भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 आ जाता है जो था विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसे आप मौखिक ही सुन लीजिए। ठीक है, मौखिक सुनिएगा प्रश्न क्रमांक 8 का। पहले विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बताऊंगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र, और फिर वही खाने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। पहला है विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। फिर सेकंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हो गया। फिर है हमारा थर्ड नंबर जो था खाने का सोडा का रासायनिक नाम। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का भी उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 क्या था, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, तो इसके आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तीनों का। ठीक है ना, बारी बारी तीनों का ले लीजिएगा। हमारा यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 था हमारा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। तो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा धातु अधातु में अंतर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना, 2 नंबर में ही पूछा है या 3 नंबर में, तो ज़्यादा नहीं लिखना, 2 अंतर लिखना, 2 अंतर आपके सामने है। ठीक है,
अब ये 10वां नंबर भी हो गया। फिर अब 11वां नंबर में चलते हैं। हमारा 11वां नंबर था उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो देखिए आपको उत्तर आपके सामने है, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से, ठीक है ना, यही वाला है, जल्दी से ले लीजिए। और इसमें उदाहरण भी दिया है, ये देखिए जिंक ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, यही 2 उदाहरण ही है मात्र शायद, ठीक है ना, एल्यूमिनियम और जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, देखिए यहाँ पास सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित को किया जाता है। तो सोडियम को मिट्टी तेल, ठीक है ना, अभी आप यहाँ सोडियम इन सभी में प्रमुख है इसलिए सोडियम का लेके चल रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे अभिक्रियाशील होते हैं, वे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा बाकी, ठीक है ना। अगर इसे खुला रखा जाए तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलने लगते हैं, यानी इसमें आग लग जाती है, इसीलिए इन्हें किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है, ये देखिए आयनिक यौगिक के 3 गुण। तो आयनिक यौगिक के 3 गुण आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, थोड़ा और नीचे कर देते हैं तो ये आयनिक यौगिकों के गुण भी हो गया, यानी ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 हो गया, ठीक है। अब फिर प्रश्न क्रमांक 14 देख लेंगे हम यहाँ पास से। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, आप देखेंगे सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए सजातीय श्रेणी का उदाहरण आपके सामने है और उसकी परिभाषा भी आपके सामने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हल कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि अभी तक नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक करिए, वो लाइक वाला बटन दबाइए, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। आपके सामने ये देखिए सजातीय श्रेणी का परिभाषा आ गया है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, क्या कारण है कि हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट नर्म होता है और चमकदार होता है। तो ये देखिए आप ये यहाँ देख सकते हैं, पूरा उत्तर यहाँ पास लिखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो गया। फिर अब प्रश्न क्रमांक 16 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 था, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो उसका देख लीजिए उत्तर आपके सामने, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के वास्तविक कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 17 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 था, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो उत्तर आपके सामने मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों कैल्शियम तथा बेरिलियम है। आपको बस इतना ही ठीक लिखना है, ठीक है ना। और चाहे तो आप इनका परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम का 20 होता है और बेरिलियम का 4 होता है, 4 या 5, ठीक है ना, 4 होता है। फिर ये हमारा प्रश्न क्रमांक 17 भी हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 18 हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां बताइए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां या दोष आपके सामने है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने मेंडलीफ की आवर्त सारणी का, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके याद करिए, जो करना है वो करिए, जल्दी जल्दी करिए, आपके पास समय कम है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 19 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 था, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उसका सामने आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये छोटा ही है, यदि आपको पूरा वर्णन करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा बड़ा आंसर मिल जाएगा, तो जाके तुरंत ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के प्रश्न बहुत बड़े हैं, वो उनके उत्तर आपके स्क्रीन में आ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए अब हम वीडियो में नहीं बता रहे हैं उनका उत्तर। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ आ जाइए और उसका पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर